द डीप डाइव के इस गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है ना, वो सुनने में बड़ा ही सतह पर बहुत ही साधारण और रोजमर्रा की बात लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसकी गहराई में कुछ ऐसे ऐसे कानूनी पेंच छिपे हैं जो किसी को भी चौंका सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चेक बाउंस होने के बारे में, जो कि बहुत ही आम समस्या है आज के समय में। बिल्कुल। व्यापार में, किराए के लेन देन में या फिर किसी उधारी को चुकाते समय चेक का इस्तेमाल तो आम है ही, लेकिन जब खाते में पैसे न होने की वजह से वो चेक वापस आ जाता है तो अक्सर लोग इसे सिर्फ एक छोटी सी बैंकिंग चूक मान लेते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि बस बैंक की कोई गलती होगी। सही कहा। तो आज हमारे पास जो विस्तृत कानूनी नोट्स हैं वे इस भ्रांति को पूरी तरह से तोड़ते हैं। हम अद्विका, मनीष शुक्ला और मनोज कुमार शुक्ला, जो मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट से हैं, उनके द्वारा तैयार किए गए नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये नोट्स मुख्य रूप से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के इर्द गिर्द घूमती हैं। हाँ, तो हमारा आज का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें चेक बाउंस से जुड़ी उन जटिल समय सीमाओं और कानूनी प्रक्रियाओं को आसान भाषा में डिकोड करना है। बिल्कुल, आसान भाषा में समझना जरूरी है, ताकि ये समझ आ सके कि कैसे एक साधारण सा अस्वीकृत चेक, जिसे लोग सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या समझते हैं, वो एक सख्त आपराधिक मामले में तब्दील हो सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली जो कानूनी शब्दावली है ना, वो अक्सर लोगों को डरा देती है। हाँ, वो लीगल जार्गन थोड़ा भारी होता है। जी, उदाहरण के लिए जिस कानून का जिक्र अभी हुआ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, अगर हम इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी को एक तय रकम के भुगतान की गारंटी देता है। अच्छा। और जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर या हस्तांतरित किया जा सकता है। चेक तो इसका सबसे आम उदाहरण है ही। बिल्कुल, चेक तो हम सब जानते हैं। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये कानून 1881 का है, यानी 100 साल से भी ज्यादा पुराना। बाप रे, इतना पुराना? हाँ, लेकिन समय के साथ इसमें जो संशोधन हुए ना, उन्होंने इसे आज की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही प्रासंगिक और काफी सख्त बना दिया है। और मुझे लगता है कि यहीं से हमारी चर्चा का पहला और सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। जब कोई चेक बैंक में अस्वीकृत होता है, जिसे हम आम बोलचाल में डिसऑनर या बाउंस होना कहते हैं, तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर लापरवाही भरी होती है। हाँ, लोग इससे गंभीरता से नहीं लेते। बिल्कुल। मान लीजिए बाजार में किसी व्यापारी ने दूसरे को माल के भुगतान के लिए चेक दिया और वो बाउंस हो गया। जिसने चेक दिया है वो शायद सोचेगा कि अरे कोई बात नहीं, बैंक की कोई तकनीकी समस्या होगी, या कहेंगे कि सिग्नेचर मैच नहीं हुआ होगा। हाँ, बस यही सब। वो व्यक्ति इसे एक दीवानी यानी सिविल मामले या सिर्फ दो लोगों के बीच की उधारी की समस्या मानता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जी, हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि धारा 138 के तहत चेक का बाउंस होना कोई छोटी भूल चूक नहीं है। ये एक दंडनीय अपराध यानी पनिशेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। एकदम सही। तो मैं ये सोच रही थी कि आखिर एक साधारण से कागज के टुकड़े के वापस आने को इतनी बड़ी सजा या अपराध क्यों माना गया? इस सवाल का जवाब ना हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे में छिपा है। वो कैसे? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो किसी भी व्यापार या बाजार की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? पैसा। पैसा तो है, लेकिन उससे भी बड़ी पूंजी है भरोसा। अच्छा, हाँ, ट्रस्ट। जी, ट्रस्ट। इस कड़े कानून का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लेन देन में उसी भरोसे को बनाए रखना है। एक काल्पनिक स्थिति सोचिए। हाँ, बताइए। एक खाली खातों के चेक बांटना शुरू कर देंगे। हाँ, फिर तो कोई भी किसी को भी चेक पकड़ा देगा। बिल्कुल। ऐसे में भुगतान की जो विश्वसनीयता है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा वापस पाने के लिए सिर्फ दीवानी मुकदमों यानी सिविल सूट्स के भरोसे बैठेगा तो उसे सालों साल अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। वो तो है, हमारे यहाँ सिविल केसेस बहुत लंबे चलते हैं। इसीलिए भुगतान प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए धारा 138 को इतना सख्त बनाया गया है। चेक जारी करने का मतलब है कि एक पक्का वादा किया गया है और ये कानून उस वादे को टूटने से बचाता है। कोई भी अपनी वित्तीय जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। एकदम सही। ये समझना सच में बहुत जरूरी है कि चेक पर हस्ताक्षर करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि एक सीरियस लीगल ऑब्लिगेशन है। बिल्कुल। अब अगर हम प्रक्रिया की तरफ बढ़ें तो एक स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, बताइए, क्या स्थिति? मान लीजिए किसी के पास एक चेक है, उसने उसे बैंक में लगाया, लेकिन खाते में पैसे नहीं थे तो वो बाउंस हो गया।
अब जिसने चेक दिया था वो कहता है कि यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऐसा करो 15 दिन बाद यही चेक दोबारा बैंक में लगा देना। हाँ, ये बाजारों में रोज होता है। जी, तो यहाँ अक्सर एक कानूनी भ्रम पैदा होता है कि क्या एक बार बाउंस हुए चेक को दोबारा बैंक में लगाया जा सकता है। और अगर उसे 3 बार लगाया गया और वो तीनों बार बाउंस हुआ, तो कानूनी कार्रवाई किस आधार पर शुरू होगी, पहले बाउंस पर या तीसरे पर? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। कानूनन एक चेक को उसकी वैधता अवधि, यानी जो उसका वैलिडिटी पीरियड होता है, उसके भीतर बैंक में कई बार प्रस्तुत किया जा सकता है। अच्छा, तो कई बार लगा सकते हैं? जी। वर्तमान में भारत में एक चेक जारी होने की तारीख से 3 महीने तक वैध रहता है। इन 3 महीनों में चेक धारक उसे कितनी बार भी बैंक में लगा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर वही सवाल कि कानूनी कार्यवाही का समय कब से शुरू होगा? हमारे स्रोतों में इस दुविधा को दूर करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केस का हवाला दिया गया है। कौन सा केस है वो? ये है MSR लेदर्स बनाम एस पलानियापन 2013 का मामला। इस MSR लेदर्स मामले के तथ्य वास्तव में बहुत दिलचस्प हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले देश भर के न्यायालयों में इस बात को लेकर काफी अलग-अलग राय थीं। जी। हाई कोर्ट्स में काफी कंफ्यूजन था। कुछ का मानना था कि जिस दिन चेक पहली बार बाउंस हुआ, मुकदमा करने का आधार उसी दिन बन जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। अदालत ने निर्धारित किया कि मुकदमा दायर करने का जो मुख्य आधार होता है, जिसे हम लीगल भाषा में कॉज ऑफ एक्शन या वाद कारण कहते हैं, जी, कॉज ऑफ एक्शन, वो उस तारीख से माना जाएगा जब अंतिम बार यानी लास्ट टाइम चेक बैंक द्वारा अनादृत या बाउंस किया गया हो। ये तो बहुत ही बड़ा फैसला था। बिल्कुल। इस फैसले का महत्व बहुत व्यापक है। अगर गहराई से समझें तो ये फैसला व्यापारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर दिया गया था। मतलब लोग आपसी समझौते से मामला सुलझा सकें। एकदम सही पकड़ें आप। कई बार दोनों पक्ष अदालत जाए बिना मामले को सुलझाना चाहते हैं। अगर पहली बार बाउंस होते ही मुकदमा करना अनिवार्य हो जाता तो सोचिए अदालतों में मुकदमों की कितनी बाढ़ आ जाती। हाँ, और आपसी बातचीत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। बिल्कुल। MSR लेदर्स का फैसला चेक धारक को ये आज़ादी देता है कि वो चेक की वैलिडिटी खत्म होने से पहले उसे दोबारा प्रस्तुत कर सके। और जिस दिन वो उसे आखिरी बार प्रस्तुत करता है और वो फिर बाउंस हो जाता है, तो उसकी कानूनी लड़ाई की समय सीमा उसी दिन से शुरू होती है। जी, ये नियम पूरी प्रक्रिया को बहुत ही स्पष्ट बना देता है। चलिए, अब इस समय सीमा के चक्र को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि चेक बाउंस के मामलों में टाइमिंग का गणित सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, टाइमिंग ही सब कुछ है इसमें। एक भी दिन की देरी पूरे मामले को खत्म कर सकती है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138B के तहत ये प्रक्रिया बहुत ही सख्ती से परिभाषित है। जी। मान लीजिए एक चेक अंतिम बार बाउंस हो गया। बैंक चेक धारक को एक रिटर्न मेमो देता है जिसमें बाउंस होने का कारण लिखा होता है, जैसे कि फंड्स इनसफिशिएंट या सिग्नेचर मिसमैच वगैरह। हाँ बिल्कुल। तो इस मेमो के मिलने के ठीक बाद की क्या प्रक्रिया है? यहीं से कानून की घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। अच्छा। रिटर्न मेमो प्राप्त होने की तारीख से ठीक 30 दिनों के भीतर चेक धारक के लिए ये अनिवार्य है कि वह चेक जारी करने वाले व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजे। 30 दिन का समय मिलता है नोटिस भेजने के लिए? जी, पूरे 30 दिन। और इस नोटिस की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें यह बताया जाता है कि देखिए, आपने जो चेक दिया था वो इस कारण से बाउंस हो गया है और अब आपको उस चेक की राशि का भुगतान करना होगा। तो ये 30 दिन की समय सीमा एकदम पत्थर की लकीर की तरह है। बिल्कुल पत्थर की लकीर। इसका पालन न करने पर आगे की पूरी कानूनी प्रक्रिया अमान्य हो सकती है। और यहाँ एक और रोचक पहलू है जिसे समझना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो 30 दिन के भीतर नोटिस भेज दिया, अब सीधे पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करा दें। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। या सीधे मैजिस्ट्रेट के सामने शिकायत रख दें। यहाँ कानून थोड़ा ठहराव देता है ना? जी, बिल्कुल ठहराव देता है। नोटिस भेजने के बाद जिस व्यक्ति को वो नोटिस मिलता है, यानी जो आरोपी है, उसे पैसे चुकाने के लिए 15 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। यानी उसे एक मोहलत मिलती है। हाँ, ये 15 दिन का समय उस दिन से गिना जाता है जिस दिन आरोपी को वो नोटिस प्राप्त होता है, भेजने वाले दिन से नहीं, प्राप्त होने वाले दिन से। तो ये 15 दिन का समय कानून के एक तरह के संतुलन को दर्शाता है। जी, इसका उद्देश्य यह है कि शायद चेक अनजाने में बाउंस हो गया हो या व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका दिया जाए। और सबसे अहम बात जो मनीष जी और मनोज जी के नोट से उभर कर आती है वो ये है कि अपराध वास्तव में पूर्ण कब होता है।
ये बहुत ही तकनीकी और जरूरी पॉइंट है। हाँ, अगर हम सोचें तो चेक का बैंक से वापस आना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। बिल्कुल नहीं। अपराध पूर्ण तब माना जाता है जब वे 15 दिन बीत जाते हैं और उस अवधि के दौरान आरोपी उस बकाया राशि का भुगतान नहीं करता। एकदम सही। अगर वो व्यक्ति 14वें दिन भी पूरा पैसा दे देता है तो धारा 138 के तहत कोई अपराध नहीं हुआ, कोई केस नहीं बन सकता। लेकिन अगर 15 दिन की रात 12 बजे तक भुगतान नहीं होता तो 16वें दिन से अपराध पूर्ण हो जाता है। जी, और उसके बाद 30 दिनों के भीतर न्यायालय में शिकायत या कंप्लेंट दायर करनी होती है। मतलब ये तो टाइमिंग का एक पूरा गणितीय ढांचा हो गया। बिल्कुल गणित ही है। पहले बैंक से मेमो मिलने के 30 दिन के भीतर नोटिस भेजना, फिर नोटिस मिलने के बाद 15 दिन का इंतजार करना और उन 15 दिनों के खत्म होने के बाद अगले 30 दिनों के भीतर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करना। जी, और अगर कोई इस गणित में एक दिन भी आगे पीछे होता है तो बचाव पक्ष के वकील इस तकनीकी खामी का फायदा उठाकर पूरा केस खारिज करवा सकते हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया में हर कदम बहुत नपातुला होना चाहिए। और इसी नपे तुले कदम की बात करें तो एक और प्रक्रिया है जो समय के साथ पूरी तरह से बदल गई है। कौन सी प्रक्रिया? जब हम कानूनी नोटिस भेजने की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में एक बहुत ही पुरानी पारंपरिक छवि बनती है। हाँ, वो लाल रंग का डाक का डिब्बा और पोस्ट ऑफिस की लाइन। बिल्कुल। एक वकील जो टाइपराइटर पर नोटिस टाइप करवा रहा है, फिर उसे लाल डाक के डिब्बे में डाला जा रहा है या फिर स्पीड पोस्ट की रसीदें जमा की जा रही हैं। और फिर हफ्तों तक इंतजार किया जा रहा है कि वो डाक सामने वाले को मिली भी या नहीं। जी, लेकिन आज के तकनीकी युग में ये प्रक्रिया कैसे काम कर रही है, ये जानना बहुत प्रासंगिक है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है जिस पर हमारे स्रोत विस्तार से रोशनी डालते हैं। हाँ, हम एक ऐसे युग में हैं जहाँ संचार पलक झपकते ही हो जाता है। ऐसे में न्यायपालिका ने भी अपने काम करने के तरीके को आधुनिक बनाया है ना? बिल्कुल आधुनिक बनाया है। आज के समय में केवल डाक द्वारा भेजा गया नोटिस ही एकमात्र वैध तरीका नहीं रह गया है। अच्छा। अधिवक्ताओं के नोट्स ये स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान न्यायिक दृष्टिकोण में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को पूरी तरह से मान्यता दी जा रही है। मतलब व्हाट्सएप और ईमेल से भी नोटिस भेज सकते हैं? जी, व्हाट्सएप, ईमेल और यहाँ तक कि कुछ मामलों में अन्य सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजे गए लीगल नोटिस को भी न्यायालयों द्वारा वैध माना जा रहा है। इस बदलाव के पीछे के बड़े संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। पहले के समय में आरोपी अक्सर ये बहाना बनाकर बच निकलते थे कि अरे मुझे तो लिफाफा मिला ही नहीं। हाँ, ये कहते थे कि डाकिया कभी मेरे घर आया ही नहीं। या सबसे आम बहाना, लिफाफा तो मिला था लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक कोरा कागज था, कोई नोटिस नहीं था। हाँ, ये बहुत चलता था। इस तरह के तकनीकी बहानों से न्याय की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती थी। लेकिन अब डिजिटल फुटप्रिंट्स ने तस्वीर बदल दी है। वो कैसे? देखिए, जब ईमेल भेजा जाता है तो सर्वर का लॉग मौजूद होता है। जब व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में नोटिस भेजा जाता है तो समय के साथ डिलीवरी रिपोर्ट दर्ज होती है। हाँ, वो ब्लू टिक आ जाता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ है कि तकनीकी युग में कोई भी व्यक्ति सिर्फ पुराने और घिसे-पिटे बहाने बनाकर अपनी कानूनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। तो मतलब न्यायपालिका कानून को आज के समय के हिसाब से ज्यादा व्यवहारिक या प्रैक्टिकल बना रही है। जी हाँ, एकदम सही। लेकिन डिजिटल साक्ष्यों को अदालत में साबित करना इतना सीधा भी नहीं होता है ना? अगर कोई व्हाट्सएप पर नोटिस भेजता है तो उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से जुड़े प्रमाण पत्र पेश करने पड़ते हैं। हाँ, वो सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जी, उसे ये साबित करना होता है कि जिस नंबर पर मैसेज भेजा गया है वो उसी व्यक्ति का है और वो नियमित रूप से उस नंबर का इस्तेमाल करता है। ये थोड़ी तकनीकी प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा कदम है जो दिखाता है कि कानून कोई रुकी भी चीज नहीं है। बिल्कुल, वो समाज के साथ साथ विकसित हो रहा है। ये विकास जरूरी भी है। लेकिन देखिए, विकास के इस दौर में और कानून के सख्त समय सीमा के बीच एक मानवीय पहलू भी सामने आता है। मानवीय पहलू वो कैसे? हमने चर्चा की कि 30 दिन के भीतर नोटिस भेजना है, 15 दिन इंतजार करना है और फिर 30 दिन में शिकायत दायर करनी है। हाँ, ये सब बहुत सख्त लगता है। अब एक क्षण के लिए किसी ऐसी परिस्थिति की कल्पना करते हैं जहां चीजें इंसान के नियंत्रण में नहीं होती। अच्छा, कोई इमरजेंसी टाइप की स्थिति? हाँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बैंक से बाउंस का मेमो मिला, लेकिन अगले ही दिन उसके परिवार में कोई गंभीर मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ या भूकंप आ गया, जिसकी वजह से वो व्यक्ति ना तो अपने वकील से मिल सका और ना ही उस सख्त 30 दिन वाली समय सीमा के भीतर नोटिस भेज सका।
तो क्या ऐसे व्यक्ति के लिए न्याय के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं? यह एक बहुत ही गंभीर सवाल है। क्योंकि अगर कानून केवल तकनीकी नियमों पर चलेगा तो कई बार वो न्याय के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देगा। बिल्कुल, और सौभाग्य से कानून पूरी तरह से अंधा या भावनाओं से रहित नहीं है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किया गया है, धारा 142। सेक्शन 142। जी, यह धारा न्यायालय को एक विवेकाधिकार या डिस्क्रिशनरी पावर देती है। इसका क्या मतलब होता है? इसके तहत यदि कोई व्यक्ति शिकायत दायर करने की सख्त समय सीमा से चूक जाता है तो वह अदालत से उस देरी को माफ करने का अनुरोध कर सकता है। इसे हम कानूनी भाषा में कंडोनेशन ऑफ डिले कहते हैं। अच्छा, मतलब कोर्ट देरी को माफ कर सकता है? हाँ, लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या पेंच है? यह देरी की माफी कोई आपका अधिकार नहीं है जिसे आप आसानी से मांग सकें। मतलब कोर्ट हर किसी को माफी नहीं देता? बिल्कुल नहीं। अदालत केवल तभी इस देरी को माफ करती है जब शिकायतकर्ता यह साबित कर दे कि उसके पास देरी का कोई उचित कारण या वैलिड रीजन था। तो कारण बहुत ठोस होना चाहिए। इतना ठोस कि अदालत को यह विश्वास हो जाए कि व्यक्ति जानबूझकर या अपनी लापरवाही की वजह से लेट नहीं हुआ, बल्कि परिस्थितियां ही ऐसी थीं कि वो तय समय के भीतर अदालत नहीं पहुंच सकता था। तो इसके लिए सबूत भी देने पड़ते होंगे? हाँ, अस्पताल के दस्तावेज, दुर्घटना की रिपोर्ट या कोई अन्य प्रामाणिक सबूत पेश करना होता है। उचित कारण को साबित करने का पूरा भार उसी व्यक्ति पर होता है जिसने देरी की है। तो अदालतें इस मामले में बहुत सावधानी से काम करती हैं ताकि कोई इस प्रावधान का गलत फायदा न उठा सके। जी, अदालतें बहुत सतर्क रहती हैं। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि इस पूरी प्रक्रिया में सही समय पर सही कानूनी सलाह की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। एकदम सही साहब। अवनीश शुक्ला और मनोज कुमार शुक्ला के नोट्स इसी बात पर जोर देते हैं कि एक छोटी सी प्रक्रियागत गलती, जैसे नोटिस की भाषा में कोई तकनीकी कमी या तय समय सीमा के बाद शिकायत दर्ज करना, ये पूरे मामले को आधारहीन बना सकती है। बिल्कुल, केस वही खत्म हो सकता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि चेक बाउंस होने की स्थिति में बिना समय गंवाए तुरंत किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए ताकि कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। इस बात से पूरी तरह सहमत हुआ जा सकता है। और देखिए, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आज हमने जो पूरी चर्चा की है वो मुख्य रूप से शिकायतकर्ता यानी चेक धारक के दृष्टिकोण से की है। हाँ, कि वो अपना पैसा कैसे वापस पाए। हाँ, जी, लेकिन न्याय की तराजू के तो दो पल्ले होते हैं ना। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में इस बात का भी स्पष्ट संकेत है कि बचाव पक्ष यानी जिस व्यक्ति पर चेक बाउंस का आरोप लगा है, उसके पास भी खुद को बेगुनाह साबित करने या सजा से बचने के लिए कई मजबूत कानूनी बचाव होते हैं। अच्छा, उनके पास भी डिफेंसेस होते हैं। हाँ, जैसे ये साबित करना कि चेक किसी कानूनी देनदारी के लिए नहीं बल्कि महज एक सुरक्षा या सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया था। ये बचाव पक्ष का एक बहुत ही प्रमुख हथियार होता है। ये तो अपने आप में एक अलग और बहुत ही व्यापक विषय लगता है जिस पर निश्चित रूप से भविष्य में किसी अन्य चर्चा में गहराई से बात की जा सकती है। बिल्कुल, वो एक पूरी तरह से अलग कानूनी दुनिया है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ पिरोएं तो कुछ बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष सामने आते हैं। पहला ये कि चेक का बाउंस होना कोई साधारण सी बैंकिंग त्रुटि नहीं है, बल्कि धारा 138 के तहत ये एक सख्त आपराधिक मामला है जिसका उद्देश्य व्यापारिक भरोसे को बनाए रखना है। जी। दूसरा, समय सीमाओं का गणित बहुत ही कठोर है। 30 दिनों के भीतर नोटिस भेजना, 15 दिन का ग्रेस पीरियड और उसके बाद ही अपराध का पूर्ण होना। और तीसरा, वो MSR लेदर्स केस जिसके अनुसार चेक को कई बार प्रस्तुत किया जा सकता है और कॉज ऑफ एक्शन अंतिम बाउंस की तारीख से गिना जाता है। और चौथा, डिजिटल युग में नोटिस भेजने के तरीके बदल गए हैं, जहां व्हाट्सएप और ईमेल को भी अदालतों द्वारा वैध माना जा रहा है। और असाधारण परिस्थितियों में धारा 142 के तहत अदालत देरी को माफ भी कर सकती है। ये सभी बिंदु मिलकर यही स्पष्ट करते हैं कि कानून कठोर जरूर है, लेकिन अगर सही प्रक्रिया का पालन किया जाए तो ये सुरक्षा की एक बहुत मजबूत ढाल भी है। बिल्कुल। अब चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार पर गौर करना चाहूंगी जो आज की हमारी बातचीत से ही उभर कर सामने आया है। जी, बताइए। हमने चर्चा की कि कैसे अदालतों ने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे गए कानूनी नोटिस को मान्यता देनी शुरू कर दी है। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। अब जरा इसकी गहराई में जाकर सोचें। व्हाट्सएप पर जब कोई मैसेज पढ़ा जाता है तो 2 छोटे ब्लू टिक दिखाई देते हैं। ये एक बहुत ही साधारण सा फीचर है जिसे हम रोजमर्रा की बातचीत में बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल आम बात है। लेकिन आज के कानूनी परिदृश्य में वो एक छोटा सा ब्लू टिक
इस बात का निर्विवाद सबूत बन सकता है कि किसी व्यक्ति को वो कानूनी नोटिस मिल चुका है जो उसे जेल भेज सकता है। ये सोचने वाली बात है। क्या ये विचार अपने आप में थोड़ा डराने वाला नहीं है? क्या हमारी रोजमर्रा की डिजिटल बातचीत हमारे मैसेज पढ़ने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है? बहुत संभव है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमें अपने हर एक साधारण टेक्स्ट मैसेज, हर पीडीएफ जो हम डाउनलोड करते हैं और हर रीड रिसिप्ट को एक संभावित कानूनी दस्तावेज की तरह बहुत सावधानी से देखना होगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है।